हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। कुछ समय पहले हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम लोगों ने रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ाया था और रेप्लिकेशन में मैंने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, मैकेनिज़्म क्या होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन वगैरह के बारे में मैंने आपसे पूरी बात कर ली थी प्रोकैरियोट्स के। आज के वीडियो में बहुत समय से स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर वापस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज़ वापस से शुरू करिए। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज हम दोबारा से एक बार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो सीरीज़ हमारी पेंडिंग थी उसके ऊपर दोबारा से काम करना शुरू करते हैं। और रेप्लिकेशन क्योंकि डिस्कस हो चुका था तो आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम मल्टीपल पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, ताकि क्योंकि अगर एक ही पार्ट में करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक ही बार में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आपके लिए। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस वीडियो को हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आज जो है इसका पहला पार्ट है बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ पे आप कंपेयर करेंगे कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर होता है और कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको समझ में आने चाहिए उसके बारे में भी मैं आज बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो शायद आप पहले से नहीं पढ़े होंगे, या अगर पहले से पढ़े होंगे तो उतनी क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चैनल से बेनिफिट ज़रूर लेते हैं बट चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए, वीडियोस को बिना लाइक किए हुए चले जाते हैं। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे ऐसे स्टूडेंट्स तक भी हमें पहुँचने में मदद मिलती है जिन तक जनरली इस तरीके के वीडियोज़ या जो इन्फॉर्मेशन होती है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की या PhD अपॉर्चुनिटीज़ की, अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ की, वो ऐसे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँच पाती जिन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। तो प्लीज़ इतना सपोर्ट हमारा ज़रूर करिएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन अगर आप शब्द देखें तो ट्रांसक्रिप्शन एक शब्द से बना हुआ है जिसको हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्शन एक शब्द से बनता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। अब ये ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या होता है। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है RNA का फॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या हो रहा होगा, RNA का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो ये बात तो पहली बात है। अब बहुत सारे RNA होते हैं, आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन अब बहुत सारे RNA जो होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि मैसेंजर RNA है, जैसे कि गाइड RNA है, राइबोसोमल RNA है, siRNA है, miRNA है, बहुत ढेर सारे RNAs हैं। तो हमें जानना है कि हम किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो हम जब भी RNA के फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर इंटरेस्टेड हैं मैसेंजर RNA के बारे में बात करने में, ठीक है। तो जब भी DNA से, अगर मेरा ये एक DNA का स्ट्रैंड है, किस चीज़ का स्ट्रैंड है, DNA का। अब DNA में हमेशा याद रखिए कि पोलैरिटी ज़रूर लिखिए, ये 3' to 5' एंड है मान लीजिए DNA का। तो अब DNA के स्ट्रैंड पे आपका ये RNA जो है ये इस तरीके से बन जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये 5' एंड होगा और ये 3' एंड होगा। ये क्या बना, ये मेरा RNA बना, ये मेरा RNA बना। तो ये ओरिजिनल ऊपर वाला स्ट्रैंड DNA था, नीचे वाला स्ट्रैंड मैंने RNA बनाया। ये नया स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज हुआ। और ये कौन सा RNA सिंथेसाइज हुआ है, मैं इंटरेस्टेड हूँ मैसेंजर RNA में। मैसेंजर RNA, इसको शॉर्ट में mRNA भी लिखते हैं। मैसेंजर RNA में हम इंटरेस्टेड, ठीक है। तो पहली बार जो हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, ये RNA की सिंथेसिस है और हमारा इंटरेस्ट मैसेंजर RNA में है। तो ये बात हो गई। अब दूसरी चीज़ जो है, ये प्रिंसिपल क्या है इसका, यानी कि मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। DNA फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया, या DNA की सिंथेसिस देख ली, उसको रेप्लिकेशन बोल रहे थे। मैसेंजर RNA के केस में क्या होगा, किस तरीके से फॉर्मेशन होगा। तो प्रिंसिपल इसका सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के जरिए यहाँ पे सिंथेसिस होता है। तो अगर कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से सिंथेसिस होती है RNA की। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम देखें तो अगर ये DNA का स्ट्रैंड है, वापस अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो ये मान लीजिए कि ये DNA का स्ट्रैंड है। अगेन ऊपर वाला एग्जाम्पल समझिए, 3' to 5' है। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये एडेनिन था, ये थाइमीन था, ये गुआनिन था, ये साइटोसिन था और ये एडेनिन अगेन था।
अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होना। तो एडेनिन अगर मौजूद है तो इससे जब आरएनए की सिंथेसिस होगी तो एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री आना चाहिए, यहाँ पे थाइमीन आना चाहिए। बट आरएनए के केस में थाइमीन जैसा कुछ नहीं होता है, थाइमीन की जगह पे होता है यूरेसिल। तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा यू, फिर थाइमीन के कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा एडेनिन, गुआनिन के कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा साइटोसिन, साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा गुआनिन, और अगेन एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री थाइमीन आना चाहिए था बट वो यूरेसिल आ जाएगा। तो ये मेरा स्ट्रैंड बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और दिस इज़ माय मैसेंजर आरएनए। ये मेरा बन गया मैसेंजर आरएनए, और इसी को मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ये इस तरीके से क्या हो रहा है, ये बेस पेयरिंग हो रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से ही आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता है। तो ना केवल ट्रांसक्रिप्शन बल्कि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी तो इसी वजह से होता है, यानी कि उसका रीज़न भी तो यही है, उसका रीज़न भी तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ही है। चलिए, तो यहाँ तक की बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होता है। जैसे रेप्लिकेशन के केस में हमने देखा था डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जब आप आरएनए की सिंथेसिस करा रहे हो, यानी कि जब आप ट्रांसक्रिप्शन करा रहे हो, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। आरएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या हो गया? ऐसा एंजाइम जो आरएनए की सिंथेसिस कराए, तो ये आरएनए पॉलीमरेज है। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कई बार जो है एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए एक दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। क्या नाम लिख सकते हो इसका? आरएनए पॉलीमरेज को आप एक और नाम से लिख सकते हो, जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लिखने का क्या मतलब है? इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक हमें डीएनए का स्ट्रैंड तो चाहिए ना। ये एंजाइम तभी काम करेगा जब डीएनए का एक स्ट्रैंड होगा, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, इससे आप आरएनए की सिंथेसिस करवाओगे। तो इसीलिए इस एंजाइम को आप डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहोगे। जिस भी शब्द के आगे पॉलीमरेज लिखा है, इसका मतलब है उस चीज़ को बनाना। अब आरएनए पॉलीमरेज लिखा हुआ है तो आरएनए को बनाना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब डीएनए टेम्पलेट होगा और उससे आरएनए बनेगा। वहीं अगर कोई कहे कि जैसे कि जब रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग क्या कह रहे थे, डीएनए से ही डीएनए बन रहा था, तो उसको हम लोग डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कह रहे थे। वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। अब बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल सिंथेसिस होती है। तो जैसे रेप्लिकेशन में होता था वैसे ही यहाँ पर भी है। बेसिकली बायोलॉजी में अगर आप चाहे डीएनए की सिंथेसिस कराओ चाहे आरएनए की सिंथेसिस कराओ, सिंथेसिस हमेशा एक डायरेक्शन में होती है और वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑफ न्यू स्ट्रैंड। यानी कि जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ पे नया स्ट्रैंड क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। और अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं, अब देखिए मैं बैक एंड फोर्थ जाता रहूँगा क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के साथ अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। तो अगर आपने रेप्लिकेशन वाला वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको इसमें लिंक मिल जाएगा। मैं वीडियो के एंड में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। आपको जो मेरी प्लेलिस्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, उस पर भी जाएंगे तब भी आपको रेप्लिकेशन का सारा लिंक मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रही होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। आप देख भी रहे हो नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रही है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट, लॉट ऑफ सिमिलैरिटी टू डीएनए रेप्लिकेशन। अभी जैसे कि मैं आपको बता भी रहा हूँ, एक सिमिलैरिटी तो आपने यही देखी कि नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन से ये मेल खाती हैं। तो आप इसको एक फ़ोटो चाहे तो ले सकते हैं और उसके बाद आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने इसका फ़ोटो ले लिया होगा वीडियो स्टॉप करके। और अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब आप इस स्लाइड को अगर ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यूज़ ऑफ आरएनटीपीज़ रादर देन डीएनटीपीज़। अब आरएनटीपी और डीएनटीपी का मतलब क्या होता है?
RNTP का मतलब होता है राइबोज शुगर, यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। RNTP का मतलब क्या हो गया, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी शुगर इस्तेमाल कर रहे हो, आप इस्तेमाल कर रहे हो राइबोज शुगर। और DNTP में क्या इस्तेमाल कर रहे हो, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक, अब इतना तो मतलब समझ में आ गया होगा कि RNTP जो है वो समझ लीजिए मोनोमर्स हैं, किसके, RNA के। दैट मीन्स RNTPs आपस में जुड़ करके पूरा RNA बनाएंगे और DNTPs आपस में जुड़ करके पूरा DNA बनाएंगे। तो ये कहानी हो गई आपके RNTPs और DNTPs की। ठीक, तो ये बात आपको ज़रूर दिमाग में होनी चाहिए कि RNTPs ही RNA बनाते हैं और DNTPs DNA बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो RNA की सिंथेसिस है या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ये प्राइमर इंडिपेंडेंट होता है। ये पॉइंट जो है ये आपको रेप्लिकेशन से अलग मिलेगा, क्योंकि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस था वो प्राइमर डिपेंडेंट प्रोसेस था। बिना प्राइमर के DNA पॉलीमरेज काम नहीं करने वाला था, है ना। यानी कि हम कह सकते थे कि DNA पॉलीमरेज स्क्रैच से कभी भी काम नहीं करता। हमेशा DNA पॉलीमरेज को एक प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या चाहिए, हमें कहना चाहिए कि फ्री 3' OH चाहिए, एक 3' OH फ्री मौजूद होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके हम नया स्ट्रैंड या इलोंगेशन कर सकें। ये किसके केस में था, ये था DNA पॉलीमरेज के केस में। लेकिन RNA पॉलीमरेज के केस में ऐसी कोई लिमिटेशन है ही नहीं। RNA पॉलीमरेज आराम से बिना किसी प्राइमर के सिंथेसिस कर सकता है, यानी कि आपका RNA की सिंथेसिस करवा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग हो गया जो कि DNA रेप्लिकेशन से डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, सेलेक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, दिस इज सेलेक्टिव प्रोसेस। सर सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिव का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो पूरे DNA का कभी नहीं होता। जैसे कि रेप्लिकेशन की आप बात कर रहे थे, तो रेप्लिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो स्ट्रैंड था, DNA का जो स्ट्रैंड था, वो पूरा का पूरा DNA का स्ट्रैंड कॉपी हो जा रहा था, यानी कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जा रही थी रेप्लिकेशन के दौरान। बट ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन में स्पेसिफिक रीजन्स की ही कॉपी बनती है, और उन स्पेसिफिक रीजन्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा DNA RNA में तब्दील नहीं होता। पूरे के पूरे DNA का कुछ पोर्शन, सपोज करिए कि ये पोर्शन हो गया, फिर ये पोर्शन हुआ, फिर कुछ और पोर्शन हुआ, ये छोटे छोटे पोर्शंस ही DNA के RNA में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे पोर्शंस जो DNA के RNA में कन्वर्ट होते हैं उनको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स कहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की और डिटेल आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी, उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ही ट्रांसक्राइब होती है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ही RNA बनाती है। ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर RNA सिंथेसिस। ये बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एक पॉइंट ये ज़रूरी, मैंने ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा रेप्लिकेशन के केस में दोनों DNA के स्ट्रैंड, ऊपर वाला नीचे वाला, दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरीके से काम कर रहे थे और दूसरे DNA के स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस करवा रहे थे। लेकिन जब आप RNA की सिंथेसिस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे दोनों DNA के स्ट्रैंड्स RNA नहीं बनवाएंगे। एट अ टाइम, यहाँ पे एक पॉइंट मैं जोड़ रहा हूँ, एट अ टाइम, एट अ सिंगल इंस्टेंस, केवल एक ही DNA का स्ट्रैंड कोई RNA बनवा रहा होगा। दोनों स्ट्रैंड्स RNA कभी नहीं बनवाते, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, बेसिकली अगर मैं देखूँ तो सपोज करिए कि ये एक DNA का स्ट्रैंड है, ये हो गया 5' to 3', ये हो गया 5' to 3', और ये मान लीजिए कि ये दूसरा DNA का स्ट्रैंड है, सेकेंड स्ट्रैंड है, ये हो गया 3' to 5'। ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं, है ना। अगर रेप्लिकेशन होता तो इन दोनों से होता, ये दोनों टेम्पलेट की तरीके से काम करते। लेकिन अगर RNA बन रहा है तो RNA या तो इससे बनेगा या फिर इससे बनेगा, दोनों में से किसी एक से ही बनेगा एट एनी गिवन टाइम। दोनों से कभी साइमल्टेनियसली साथ में नहीं बनेगा।
क्यों? क्योंकि अगर दोनों से साथ में बना तो जो आरएनए बनेगा वो एक दूसरे के, दोनों आरएनए के स्ट्रैंड जो होंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको तुरंत तोड़ दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, आगे मौका मिलेगा तो फिर कभी और बताऊंगा, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको तुरंत तोड़ दिया जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों स्ट्रैंड्स जब आरएनए बनाएंगे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एग्जिस्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से बाद में उसको ब्रेक कर दिया जाएगा। समझ में आया? मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस। ये वही बात है जो अभी हम लोगों ने समझी और करी। चलिए, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। इसकी एक फोटो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। अभी इससे पहले जस्ट मैंने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को इंट्रोड्यूस किया था और मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए पे अलग अलग जगह पे पाए जाने वाले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स का ही आरएनए में कन्वर्जन होता है। सब पूरा का पूरा डीएनए आरएनए में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। इस तरीके की कुछ बात हमने की थी। तो ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कहने का मतलब जो रीजन आपका डीएनए का ट्रांसक्राइब हो रहा है, आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। टीयू का मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या चीज़ें होंगी? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होगी। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पे ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रारंभ होगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। फिर वो रीजन होगा जो कि ट्रांसक्राइब हुआ और उसके बाद आ जाएगा आपका टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। तो स्टार्ट साइट हुआ, वो रीजन हुआ जिसका ट्रांसक्रिप्शन कराना है, और लास्ट में टर्मिनेशन रीजन हो गया। तो ये तीन बातें यहाँ पे आपको समझ में आई। अच्छा, यूकैरियोट्स के अंदर अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन पाया जाता है। यानी कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक स्टार्ट साइट हुई, बीच में ट्रांसक्रिप्शन का जिस भी चीज़ का ट्रांसक्रिप्शन कराना है वो हुआ, फिर टर्मिनेशन हुआ। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक ही जीन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करोगे तो प्रोकैरियोट्स में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बहुत सारे जीन्स आ जाते हैं। मतलब एक बार स्टार्ट साइट हुई, फिर इस जो ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट हुआ, यानी कि जिस डीएनए स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन कराना है उस डीएनए के स्ट्रैंड पे बहुत सारे जीन्स पाए जाएंगे और फिर फाइनली टर्मिनेशन होगा। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ही जीन पाया जाएगा। प्रोकैरियोट्स में मल्टीपल जीन्स पाए जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट और फिर एंड टर्मिनेशन साइट पे। ये कुछ इस तरीके का हो गया कि जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि अगर आप खाना बनाने जाएं, ठीक है, मान लीजिए कि आप जो है वो थोड़े से आलसी टाइप के हैं और आप खाना बनाने जा रहे हैं। तो पहले आपने मान लीजिए दाल बना ली, उसके बाद गैस बंद कर दी, थोड़ी देर वेट किया, फिर आप गए आपने चावल बना दिया, थोड़ी देर वेट किया, फिर रोटी बनाई, फिर थोड़ी देर वेट किया। तो आप क्या कर रहे हैं? एक टाइम में एक ही काम कर रहे हैं, एक टाइम में एक ही प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी चीज़ हो सकती है कि मान लीजिए आपने सोचा कि अभी मैं गैस ऑन कर रहा हूँ तो एक ही बार में मुझे सारी की सारी चीज़ें एट अ टाइम मुझे एक बार ही करके अपना बाकी दूसरे काम पे जाना है। ठीक है, मुझे बार बार गैस ऑन ऑफ नहीं करनी है। मैंने एक बार गैस ऑन की, उसमें पहले चावल बनाया, फिर रोटी बनाई, फिर सब्जी बनाई, जो भी बनाना है वो बना दिया। तो ये है हाल आपका प्रोकैरियोट्स के केस में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के केस में एक बार ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, क्योंकि वो रिसोर्सेज में लो ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वहाँ पे इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि बार बार ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो, फिर एंड हो, फिर स्टार्ट हो, फिर एंड हो। इस तरीके से नहीं हो सकता। वो एट अ टाइम एक बार में काम शुरू करेगा और सारे जीन्स को बाद में निपटा देगा। यूकैरियोट्स में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बार बार ऑन ऑफ कर सकते हैं, एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मल्टीपल जीन्स को अलग अलग, आई मीन टू से सिंगल जीन्स को एक एक बार में ट्रांसक्राइब करते हुए जाते हैं। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है। ये बहुत बार आया है एग्जाम में, मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है। और प्रोकैरियोट्स में होती है पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। तो उम्मीद है कि ये बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठी होगी कि ये क्या है। चलिए, तो इसकी फोटो ले लीजिए, आप चाहे तो इसकी इमेज ले लीजिए। ठीक है, तो यहां तक हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि जब ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाता है, मतलब जब पहले बार डीएनए से आरएनए बना, जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलेंगे। सर आप प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इसको क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये एंड प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। हम यहाँ पे कह सकते हैं नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, नॉट फाइनल प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये जो आरएनए बना है ये अभी इसकी बहुत बार प्रोसेसिंग होगी, इसकी मल्टीपल टाइम्स प्रोसेसिंग होगी, कुछ रीजन्स रहेंगे, कुछ रीजन्स काट दिए जाएंगे, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाएंगी, तो इसकी प्रोसेसिंग होगी। अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इसीलिए कह रहे हैं, इसके बारे में आगे बहुत बात होगी। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कैन बी प्रोसेस्ड मोर देन वन वे टू यील्ड मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। अब समझने की बात यहाँ पे ये है कि देखिए, अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास एक आरएनए का सेगमेंट है, देखिए ये मेरे पास एक आरएनए का सेगमेंट है, आरएनए का सेगमेंट है, ठीक है। मान लीजिए कि ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। अब इस सेम आरएनए के सेगमेंट से मैं अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बना सकता हूँ, यानी कि पॉलीपेप्टाइड 1, यानी कि एक कह सकते हैं प्रोटीन 1 यहाँ से बना सकता हूँ, प्रोटीन 2 बना सकता हूँ, प्रोटीन 3 बना सकता हूँ, प्रोटीन 4 बना सकता हूँ। कैसे सर, कैसे बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसकी प्रोसेसिंग करके। अब प्रोसेसिंग कैसे होती है वो आज के लेक्चर में बात नहीं करेंगे, आज तो हम बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपसे कि एक ही आरएनए के स्ट्रैंड को हम मल्टीपल तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, जिसकी मदद से अलग अलग प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कैन बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन वे। एक से ज्यादा तरीके से आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं ताकि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे फॉर्म हो सके, ठीक। तो यहाँ तक की बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसकी इमेज चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कि ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एक डायग्राम आपको दिखाना बहुत एसेंशियल था। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। देखिए अब यहाँ पे है मेरा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यहाँ पे है देखिए मेरा टर्मिनेशन साइट, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। ये रीजन जो है, ये रीजन जो है यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, ये पूरा रीजन, ये इसी रीजन का कॉपी करना है, इसी रीजन से हमें आरएनए बनाना है। तो ये देख पा रहे हैं, ये रीजन, ये बन गया आपका आरएनए, ठीक, ये बना आरएनए। तो ये हमारा डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था और इससे बना आरएनए। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जहाँ से, जिस पोजीशन से, जिस जगह से आपकी आरएनए की सिंथेसिस शुरू होती है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट बोलते हैं और इसको 0 बोलते हैं। मतलब जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है उसको आप 0 बोलेंगे। अब यहाँ से डाउन स्ट्रीम चलिए तो +1 +2 +3 इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब हम डीएनए के उस पोर्शन के अंदर एंटर कर रहे हैं जो आरएनए सिंथेसाइज करने वाला है। तो +1 +2 +3 +4 इस तरीके से जिस जगह से ट्रांसक्रिप्शन पहली बार शुरू हुआ उसको आप +1 साइट बोलेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए शुरू हुआ, इस जगह से शुरू हुआ तो ये +1, फिर इसके बाद अगले बेस को आप +2 इस तरीके से बोलते चले जाते हैं। इसके अगर पीछे चलेंगे तो -1 -2 -3 इस तरीके के बेसिस हम करते चले जाते हैं। तो जस्ट देखा जाता है कि जस्ट डीएनए स्ट्रैंड के जस्ट पीछे प्रमोटर रीजन पाया जाता है। कौन सा रीजन पाया जाता है? प्रमोटर रीजन। इसका क्या पर्पस है, प्रमोटर क्या काम करता है, इसके बारे में आगे बात होगी, अभी इसके बारे में बातचीत नहीं हो रही। अब यहाँ पे देखिए जिस स्ट्रैंड से आपका आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, मैंने आपको बताया था दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स कभी भी आरएनए की सिंथेसिस एक साथ नहीं कराएंगे, केवल एक ही डीएनए का स्ट्रैंड एट अ टाइम आरएनए की सिंथेसिस कराएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ये आरएनए की सिंथेसिस करा रहा है, इसीलिए इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऑब्वियस सी बात है ना, नॉन टेम्पलेट और टेम्पलेट, ये बात समझ में आ गई। अब एक बात और यहाँ पे देखिए, जहाँ से स्टार्ट शुरू हो रही है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है उसको +1 साइट बोलते हैं। +1 के आगे जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, उसके ऊपर जाएंगे तो अप स्ट्रीम बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट, और ये आपका आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, अपस्ट्रीम में वैल्यूज नेगेटिव में होती हैं, डाउनस्ट्रीम में वैल्यूज पॉजिटिव में होती हैं। ये बात समझ में आई होगी। चलिए साहब, यहाँ तक की बात तो हम लोगों को क्लियर हो गई। अब इसकी भी फोटो चाहे तो ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं।
ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ट्रांसक्राइब्ड। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसमें कुछ नया नहीं है। अब आ जाइए यस नेक्स्ट। ये एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब बहुत 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 ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। ये समझने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले तो समझिए कि ये ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आपका बन रहा है आरएनए। ये क्या बना? ये बना आरएनए। ठीक है। अब इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट है? टेम्पलेट स्ट्रैंड के और कौन कौन से नाम हैं? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, उसके और कौन कौन से नाम हैं? इसके ऊपर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब सपोज करिए, क्योंकि ये देखिए ये टी स्ट्रैंड था, टी है ना ये। अब टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? यहाँ पे देखिए ए होगा। ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? यूरेसिल होगा। एक बात तो समझ में आ गई, दैट मीन्स ये जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है दिस इज सर्विंग एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक। और ऊपर वाला क्या हो गया? नॉन टेम्पलेट। अभी ये बात हम लोग करके अभी जस्ट आ रहे हैं। तो देखिए नॉन टेम्पलेट के और क्या नाम होते हैं? नॉन टेम्पलेट पहला नाम, दूसरा नाम सेंस और तीसरा नाम कोडिंग स्ट्रैंड। क्या क्या हो गया? नॉन टेम्पलेट, सेंस और कोडिंग स्ट्रैंड, 3 नाम हो गए उसके। और इसके टेम्पलेट स्ट्रैंड के क्या क्या नाम हो गए? टेम्पलेट, एंटीसेंस, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड। देखने कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे नॉन टेम्पलेट और टेम्पलेट तो समझ में आया होगा। सेंस का क्या मतलब? इसको सेंस क्यों बोलते हैं या कोडिंग क्यों बोलते हैं? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इस वाले स्ट्रैंड को अगर देखें और इससे कंपेयर करें तो ये एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बट बस क्या चेंज किया गया है? जहां जहां थाइमीन है वहां वहां यूरेसिल लगा दीजिए। बाकी एवरीथिंग देखिए, जी जी थाइमीन था, यहां यूरेसिल लगा दिया, फिर जी 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 जी, बिल्कुल सेम टू सेम है, इसीलिए इसको सेंस बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपी हो गया यहाँ पे। तो सेंस स्ट्रैंड ये हो गया, या फिर इसको कोडिंग स्ट्रैंड कह सकते हैं, इसी का उल्टा एंटी सेंस, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और ट्रांसक्राइब, क्योंकि इसी का ट्रांसक्रिप्शन हुआ है तो इसलिए इसको ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये इसके नाम हो गए। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसकी जरूर एक बार अच्छे से फोटो ले लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी जानकारी आपको हो गई होगी, बेसिक आइडिया हो गया होगा ट्रांसक्रिप्शन का। अगले लेक्चर में हम लोग आरएनए पॉलीमरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे डिटेल में, और फिर आगे बढ़ेंगे कि आरएनए का जो सिंथेसिस होती है उसमें इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी की सारी बातें करेंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम अभी देने वाले हैं। तो हमारा एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का एक लेक्चर शुरू होने वाला है, एक बैच शुरू होने वाला है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का एक बैच शुरू होने वाला है, बीपीई का, स्पेसिफिकली बीपीई का बैच है। और इसमें गेट बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 4 और यूनिट 5 पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा। इस बैच को आप चाहें तो इस बैच में रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, यानी कि हाइब्रिड है, रिकॉर्डिंग प्लस लाइव क्लास यहाँ पे होगी, यानी कि आप लाइव क्लास करिए और साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। पीडीएफ भी यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ जो है वो लाइफ टाइम आपको मिल जाएगा। अगर आप इस बैच में ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आपका कमज़ोर लग रहा है, तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की डिटेल्स जो हैं वो अगेन आपको ऊपर की तरफ दिख जाएंगी, नहीं तो आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो फीस है वो ₹3000 है, केवल ₹3000 है। ये 1 मंथ का कोर्स होगा, 1 मंथ का कोर्स होगा, और ये शुरू होने वाला है 10 अक्टूबर से, 10 तारीख से, अभी 10 अक्टूबर से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8299134528 8299134528 पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।